नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्य अकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास जो डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक है मैं उसमें हम पिछली कक्षा में हमने हिंदी भाषा का उद्भव, विकास और स्वरूप जो हमने पाठ स्टार्ट किया था उसमें हमने एक भाग जो ख़त्म किया था जिसमें हमने ये पढ़ा था कि हिंदी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के शौर सैनी, अर्थ मागधी और मागधी रूपों से हुआ था। आज हम उसका अगला भाग हिंदी प्रदेश, उसकी भाषा और बोलियों का अध्ययन करेंगे। हिंदी भाषा का क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब का कुछ भाग, हरियाणा, राजस्थान, हिंदी उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश तथा बिहार है, जिसे हिंदी भाषी प्रदेश कहते हैं। तो हिंदी भाषी प्रदेश में कौन कौन सी जगह आएंगी, हमारे क्षेत्र आएंगे? हिमाचल प्रदेश, पंजाब का कुछ भाग, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और तथा बिहार है। इस पूरे क्षेत्र में हिंदी को 5 उपभाषाओं में विभक्त किया गया है, जिसके अंतर्गत मुख्यतः 10 बोलियां आती है। तो कितनी भाषा है? 5। और बोलियां कितनी है उसकी? 10। भाषा हिंदी, उपभाषाएं, फिर बोलियां। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं। उसकी 5 उपभाषा कौन कौन सी है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में आती है खड़ी बोली। खड़ी बोली को हम कोरवी भी बोलते हैं। दूसरी है ब्रजभाषा, हरियाणी, बुंदेली, कन्नौजी। पूर्वी हिंदी में आती है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी में आती है पश्चिमी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी में मारवाड़ी आता है। पूर्वी राजस्थानी में जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी में मेवाती, दक्षिण राजस्थानी में मालवी आती है। तो मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। पहाड़ी हिंदी में पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी में कुमाऊनी, गढ़वाली आ जाएगी। बिहारी में भोजपुरी, मगही और मैथिली। आज हम हिंदी का जो पश्चिमी हिंदी रूप है उसकी जो बोलियां हैं, 5 बोलियां हैं, हम उसका अध्ययन करेंगे। पहली है खड़ी बोली। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में होता है। एक तो साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में, और दूसरा दिल्ली मेरठ के आसपास जो बोली जाने वाली खड़ी बोली है उसके रूप में। यहाँ दूसरे अर्थ में ही इस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। जो दूसरा अर्थ कौन सा था? दिल्ली और मेरठ के आसपास की जो लोक बोली है उसका अर्थ। इसी अर्थ में कोरवी का भी प्रयोग कुछ लोग करते हैं। कुछ लोग खड़ी बोली की जगह कोरवी बोली को यूज़ करते हैं। खड़ी बोली में खड़ी शब्द का अर्थ विवादास्पद है। कुछ लोगों ने खड़ी का अर्थ खरी या प्योर अर्थात शुद्ध माना है, तो दूसरों ने खड़ी या स्टैंडिंग। कुछ अन्य लोगों ने इसका संबंध खड़ी बोली में अधिकता से प्रयुक्त खड़ी पाई के रूप में किया है। गया, बड़ा का तथा उसके ध्वन्यात्मक प्रभाव कर्कशता से जोड़ा गया है। यूँ अभी तक ये प्रश्न अनिश्चित है, खड़ी बोली का या कोरवी का उद्भव शौर सैनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, खड़ी बोली या कोरवी का उद्भव किससे हुआ है? शौर सैनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है तथा इसका क्षेत्र देहरादून का मैदानी भाग, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली का कुछ भाग और बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद है। लोक साहित्य की दृष्टि से खड़ी बोली बहुत संपन्न है और इसमें पवाड़ा, नाटक, लोककथा, लोकगीत आदि पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। इनका काफ़ी अंश प्रकाशित भी हो चुका है। हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी, दक्कनी एक सीमा तक खड़ी बोली पर आधारित है। दूसरा है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा का पुराना अर्थ पशुओं या गौ का समूह या चरागाह आदि है। पशुपालन के प्राधान्य के कारण ये क्षेत्र ब्रज कहलाए। तो क्योंकि यहाँ पशुओं का पालन ज़्यादा होता है इसलिए ये ब्रज कहलाए। इसी आधार पर इसकी बोली ब्रजभाषा कहलाई। इसका विकास भी शौर सैनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। तो ये ध्यान रखना है, इसका विकास किससे हुआ है? शौर सैनी के अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। और जो हमने ये पढ़ा था इसका उद्भव किससे हुआ है? खड़ी बोली का शौर सैनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। तो खड़ी बोली का शौर सैनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। ब्रजभाषा का क्या है? शौर सैनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। इसके क्षेत्र कौन कौन से? ब्रजभाषा आगरा, मथुरा, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली,
बरेली तथा आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। साहित्य और लोक साहित्य दोनों ही दृष्टियों से ब्रज भाषा बहुत संपन्न है। हिंदी प्रदेश के बाहर भी भारत के अनेक क्षेत्रों में ब्रज भाषा में साहित्य रचना होती रही है। सूरदास, तुलसीदास, नंददास, रहीम, रसखान आदि, बिहारी, देव, रत्नाकर आदि इसके प्रमुख कवि हैं। फिर इसमें आता है हरियाणी। हरियाणा शब्द की उत्पत्ति विवादास्पद है। कुछ लोग बोलते हैं कि हरि प्लस यान, हरि का यान इधर से ही द्वारका गया था। हरि प्लस अरण्य, हरावन तथा अहिर प्लस आना, राजपूताना, तेलंगाना की तरह आदि कई मत दिए गए हैं, किंतु कोई भी सर्वमान्य नहीं है। हरियाणी का विकास उत्तरी शोरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से हुआ है। ये ध्यान रखना है इसका, किससे हुआ है? उत्तरी शोरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से हुआ है। खड़ी बोली अहिरवाटी, मारवाड़ी, पंजाबी से घिरी इस बोली को कुछ लोग खड़ी बोली का पंजाबी से प्रभावित रूप मानते हैं। इसका क्षेत्र मोटे रूप से हरियाणा तथा दिल्ली का देहाती भाग है। हरियाणी में केवल लोक साहित्य है, जिसका कुछ अंश मुद्रित भी है। तो हरियाणा में सिर्फ लोक साहित्य मिलता है। फिर आता है बुंदेली। बुंदेली राजपूतों के कारण मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा के झांसी, छतरपुर, सागर आदि तथा आसपास के भाग को बुंदेलखंड कहते हैं। वहीं की बोली बुंदेली तथा बुंदेलखंडी है। इसका क्षेत्र झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, ओरछा, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी, होशंगाबाद तथा आसपास का क्षेत्र है। बुंदेली का विकास शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसका किससे हुआ है? शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। बुंदेली में लोक साहित्य काफ़ी है, जिसमें ईसुरी के फाग बड़े प्रसिद्ध है। तो ये ध्यान रखना, बुंदेली में क्या आएगा? ईसुरी के फाग प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि हिंदी प्रदेश की प्रसिद्ध लोक गाथा आला है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। हिंदी प्रदेश की प्रसिद्ध लोक गाथा कौन सी? आला, जिसे हिंदी साहित्य में भी स्थान मिला है। मूलतः बुंदेली की एक उपबोली बनाफरी में भी लिखी गई थी। कन्नौज संस्कृत कान्यकुब्ज इस बोली का केंद्र है, अतः इसका नाम कन्नौज पड़ा। ये इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत आदि में भी बोली जाती है। कन्नौजी भी शोरसेनी अपभ्रंश से ही निकली है। ये ब्रज भाषा में इतनी अधिक समान है कि कुछ लोग इसे ब्रज भाषा की ही एक उपबोली मानते हैं। कन्नौजी में केवल लोक साहित्य मिलता है, इसमें से कुछ अंश प्रकाशित भी हो चुका है। आज हम सिर्फ इसका इतना ही भाग पढ़ेंगे। अगला भाग हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।